हेलो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारे टॉपिक है आज का साइंस का क्लास 7 का साइंस है। इस टॉपिक का नाम है वन हमारी जीवन रेखा। तो आप इस अध्याय में आप थंबनेल देख करके आप अच्छा से जान चुके होंगे कि हम आज इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम इसको पहले आपसे थंबनेल के बाद हम पहले आपको क्वेश्चन देंगे। जिस क्वेश्चन को आप उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज देंगे जिसमें आप उसको ढूंढिएगा और इसमें आप दोनों को एक साथ जोड़ करके उस पर काम करिएगा तो आपको अच्छा से उसका आंसर मिलेगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को कंप्लेन होता है कि हम सर इसमें क्वेश्चन ना बना पाते हैं। तो चलिए हम आज आपको एक दो क्वेश्चन ढूंढना सिखाएंगे जो आपको एक्सरसाइज में आएगा तो बनाना ही, और साथ में कुछ खुद आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखा है कि एक शाम बूझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया। उसने उसका परिचय अपने मित्रों से करवाया और प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक, ये कौन है? एक वैज्ञानिक है। कौन वैज्ञानिक है? तो मोहम्मद प्रोफेसर, ये भी आपको पूछेगा। थे बच्चे खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद, ये भी एक प्रोफेसर है, बच्चे के बेंच पर बैठ गए। तो थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। थोड़ी देर में बच्चे इनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों ने शहरों की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी। अब अभी आप ये पढ़े, जैसे इसमें और भी पार्ट्स हैं। ये थे शहर के ठीक बाहर स्थित वन क्षेत्र। अब हमारा टॉपिक यहाँ से आने लगा कि वन क्षेत्र की बात कर रहा है। वन क्षेत्र स्थित बाहर वन क्षेत्र सफाई करने का एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की। मतलब सफाई करके एक कारखाना स्थापित, मतलब वन क्षेत्र को साफ करेंगे और उसके बाद वहां पर एक कारखाना स्थापित करेंगे, मतलब कारखाना लगाएंगे। कहाँ? तो शहर से बाहर। इसकी बात चल रहा था उस योजना में। योजना प्रस्तुत की थी, इससे शहर के बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का मौका मिलेगा। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। तो भाई विरोध क्यों करेगा? तो यहाँ पर टॉपिक होता है हमारे सोचने पर डिपेंड कि विरोध क्यों कर सकता है। रोजगार के लिए या जंगल के लिए या काम के लिए या कुछ और सहमति के लिए, ये कहा था। उसके बाद कहा था प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे फेफड़े। मतलब हरे भरे वन हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे फेफड़े। जैसे हम अगर सांस नहीं ले तो हमारा बॉडी जो है सही तरीका से संचालन नहीं करेगा, उसमें फॉल्ट आएगा तो हमारे जीवन रेखा में फॉल्ट आएगा। वैसे हमारे वन अगर साफ सुथरा नहीं है, अगर वन नहीं है तो उसमें हमारे जीवन में भी इसी तरह समस्या आएगा। इसीलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। मतलब हरे फेफड़े किसको कहा जाता है? पहला क्वेश्चन बन गया कि हरे फेफड़े किसको कहा जाता है। तो हम यहाँ पर इसको क्वेश्चन में लिखेंगे हरे भरे वन जो हमारे फेफड़े की इतना ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हरे वन को हम हरे फेफड़े भी कह सकते हैं। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। मतलब ये वन को भी बनाए रहता है, जल को भी करता है, और हमारे जो हवा और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या पोल्यूशन, उसको भी शोधन तंत्रों के रूप में काम करते हैं। कौन? तो हमारे वन। इनकी बातें सुनकर बच्चों भ्रमित हो गए। भ्रमित का मतलब बच्चों को ये दिमाग में लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा है, तो बच्चों को वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे। अतः उन्होंने प्रोफेसर अहमद के साथ वन में जाने की निश्चय किया। तो अब यहाँ पर आता है वन का भ्रमण। वन के भ्रमण में जाता है
एक रविवार प्रातः बच्चे चाकू, हैंड लेंस, छड़ी, नोटबुक आदि जैसे कुछ वस्तु साथ लेकर प्रोफेसर अहमद के साथ क्या करते हैं, ये जाते हैं साथ समीप वन के ओर निकल पड़े। और हमारे चैप्टर का नाम ही है कि वन जीवन रेखा, मतलब वन हमारी जीवन रेखा कैसे है। तो साथ में समीप में वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने उनके पास एक गांव के अपनी उम्र का एक लड़का टीपू मिला। उसको कौन मिलता है? टीपू। उसको टीपू मिला जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहे थे। मतलब मवेशियों को चराने के लिए ले गया था वन में। वन का अर्थ हुआ कि हम लोग अपने आसपास में, जिसको हम लोग अपने भाषा में बगीचा बोलते हैं, गाछी बोलते हैं, वन भी कहा जाता है। उन्होंने पाया कि टीपू बहुत फुर्तीला है, टीपू बहुत एक्टिव लड़का है, क्योंकि वह मवेशियों को झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में यहाँ वहाँ जा रहा था। बच्चों को देखकर टीपू ने भी उन्हें साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि मवेशियों को लेकर उनकी चाची दूसरी ओर निकल गई। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया तो टीपू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी होता है। मतलब अगर हमारे पास में अगर कोई आदमी ज़्यादा लाउड स्पीकर बोले, शोरगुल हो, उसी तरीक़े से अगर वन में भी इस तरह से परेशानी आता है तो वहाँ के भी वन्य जीव जो है परेशानी में आ जाते हैं। यहाँ पर पूछेगा कि वन का जीव किन बातों से परेशान होते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक बनता है कि वन के जीव अगर हम शोरगुल करते हैं वन में जा करके तो हमारे बातों से इसको या हमारे आवाज़ों से उसको परेशानी होता है। परेशानी क्यों? क्या पता इतना लोग आया है, हमको पकड़ लेगा, मारेगा, हमारे घोंसले तोड़ देंगे, पेड़ पौधा काट देंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे। तो ये जितना छोटा जीव होता है उतना उसको सोचने की क्षमता होता है और परेशान हो जाता है। फिर टीपू ने वन के ऊंचाई पर स्थित एक ऐसे स्थान पर ले गया जहां ये सभी वन का व्यापक दृश्य देख सके। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रहे थे। अब जमीन नहीं दिखाई दे रहे थे, क्या वो आसमान में था? तो नहीं, वो एक जंगल में था। और जंगल इतना मतलब इतना ज़्यादा पेड़ था, इतना ज़्यादा हरियाली था कि उसको ज़मीन नहीं दिखाई दे रहा था। सिर्फ और सिर्फ उसको पेड़ पौधा का पत्तियां हरा हरा दिखाई दे रहा था। चित्र में विभिन्न वृक्षों के शिखरों का भूमि ऊपर हरा आवरण बना सा दिख रहा था, बना दिया था। यद्यपि अब यहाँ पर ये वन दिख रहा है, तो वन दिख रहा है तो वन का इस दृश्य के बारे में कहता है कि आप इस वन को देख सकते हैं कि आपको वहां पर कहीं पर जमीन दिखाई दे रहा है? तो नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सारे के सारे वन दिखाई दे रहा है, भले ऊंचा नीचा, जैसे आप गाढ़ा यहाँ पर निचला जमीन होगा तो नीचे दिख रहा है, लेकिन ऐसे दिख रहा था। तो यह दृश्य जो है सब देखा। जब ये नीचे आता है तो इसको इस तरह से एक चित्र दिखाई देता है। कुछ वन जीव, जैसे ये है जंगली भैंसा, उसको हम कह सकते हैं, जैसे ये सुगर है। ये चित्र कंप्लीट नहीं दिखाई दे रहा है तो इस तरह से दिखाई देता है। फिर कुछ पेड़ पर बंदर भी दिखाई देता है, कुछ लोमड़ी नीचे दिखाई देता है, पेड़ का डाली दिखाई देता है। ये आदमी का ड्राइंग है। तो इस तरह से आपको ये दिखेगा। अब आता आप इसमें से क्वेश्चन क्या बनाइएगा। अभी हम आपको इससे और आगे भी दिखाएंगे, पूरा पार्ट आपको जाने वाला है, तो आपको इसमें से ढूंढना है। अब जैसे कि आपको इससे क्वेश्चन क्या मिलने वाला है, तो आपको क्वेश्चन मिलने वाला ये कि वन को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है, विस्तार से समझाइए। अभी हम इसमें चर्चा किए थे कि वन को हम हरा फेफड़ा क्यों कहते हैं। आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा, वन किस प्रकार के जल चक्र को बनाए रखने के लिए हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी थोड़ा समझाए। इसी तरह से खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, वनों के संदर्भ में एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यदि वन नष्ट हो जाए तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपघटक किन्हें कहते हैं, वनों के स्वास्थ्य और पोषण के चक्र में इनका क्या महत्व है। ह्यूमस क्या है, यह वनों की मिट्टी के लिए क्यों आवश्यक है, इनकी निर्माण कैसे होते हैं, वन किस प्रकार बाढ़ को रोकने और भूजल स्तर को सुधारने में सहायता करते हैं। इस तरह से तमाम आपको 1 2 नहीं 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं,
डाउनलोड कर सकते हैं। और ये अब यहाँ पर कुछ बात आपसे हमको शेयर करना है। जैसे आप लोग क्या करते हो, तो वीडियो देखते हो, आप उसको ना तो लाइक करते हो ना किसी के साथ शेयर करते हो। अब जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक आपके सर मोटिव नहीं होंगे। हमारा बच्चा हमारे लिए, हम इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो करता है। तो पहले शेयर कीजिए, आपके जो जान पहचान के दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, या आप खुद सब्सक्राइब कीजिए और उसको अच्छा से पढ़िए। और आप अपने पढ़ाई जब इसको समझाइएगा और आपके लिए हम इतना काम कर रहे हैं तो आपको ये बात अच्छा लगेगा। साथ में आप ये सारे क्वेश्चन को इस तरह से देखेंगे, फिर इस तरह से आप ये सारे के सारे 20 क्वेश्चन आएगा। जैसे कहते हैं यदि किसी वन के सभी मांसाहारी जीवों को हटा दिया जाए तो शाकाहारी जीवों और वनस्पति पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन को, जैसे 20वां क्वेश्चन का हम आंसर बता देते हैं कि अगर सारे मांसाहारी जीव जो जैसे मांसाहारी का हुआ, शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, ये सारे के सारे प्रॉपर मांसाहारी है, वो रोटी नहीं खा सकते, सिर्फ और सिर्फ किसी जीव का मांस खाएगा, खुद मारकर खाएगा या मरा हुआ खाएगा। अगर हम इसको हटा दें तो क्या फर्क पड़ेगा, तो हमारा जो है ना इको सिस्टम, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि पर्यावरण का बैलेंस, ये बिगड़ जाएगा। क्योंकि हम वहाँ पर सारे के सारे शाकाहारी जीव बढ़ जाएंगे। जैसे हिरन की संख्या आधा बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे याक की संख्या बहुत हो जाएगा, सुरागाय की संख्या बहुत हो जाएंगे, बंदरों की संख्या बहुत सारे हो जाएंगे। और ये सारे जो है अपने जंगल का सारे पतिया को या वन को खत्म करके, घास उस खत्म करके हमारे खेतों पर ये जो है धावा बोल देंगे, जहाँ पर हम लोग फसल उगाते हैं, अपने लिए प्रॉपर काम करते हैं। ये सारे के सारे को जो है वो क्या करेगा, अपना भोजन बना लेगा। और जब वो भोजन बना लेगा तो हमारे लिए भोजन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए शाकाहारी जीवों को बैलेंस बनाने के लिए मांसाहारी जीवों की जरूरत पड़ता है। और आपके पास एक क्वेश्चन और है कि क्या अगर हमारे सारे के सारे वन को नष्ट कर दिया जाए तो हमको क्या परेशानी बढ़ेगा। तो इसका आंसर आपको ढूंढना है, हाँ या नहीं। और वन के अतिरिक्त और हमको ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, आप ये खुद से ढूंढिए, गूगल से ढूंढिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, किताब से ढूंढिए, माता पिता से पूछिए। तो आज आपका टॉपिक ये सारे इतना क्वेश्चन है। चलिए हम फिर से आते हैं अपने पार्ट पे, जहाँ पर हम आपको समझाए थे। तो आप इस तरह से इसको स्क्रीनशॉट मारिएगा, अच्छा से रोक करके पढ़िएगा। जब भी आप जैसे इसको पॉज कर दीजिएगा, पूरा पढ़िएगा, पहले उधर से क्वेश्चन लिखिएगा, फिर इस तरह से आएगा। जैसे यहाँ पर एक बहुत विशाल पेड़ दिख रहा है, यहाँ पर बैम्बू दिख रहा है, ये नीम का पेड़ है, ये बैम्बू का झाड़ी है। और इसमें आपको पेड़ के प्रकार को भी पढ़ने के लिए मिलेगा। साथ में आपको ये इस तरह से दिखेगा, इसको पढ़ना है, इसको चित्र के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। फिर आप इसको समझिएगा। फिर यहाँ पे जैसे शीशम का ये पेड़ है और ये सेमल का है। इस तरह से आपको ये इतना होगा। इसके बाद फिर आते हैं हम यहाँ पर कि वन से जो हमको आता है, जैसे यहाँ पर है बितान। अब बितान अभी क्वेश्चन में तो आपको नहीं आया कि बितान किसे कहा जाता है, या बितान या कैनोपी कहा जाता है। और आपको जब भी पूछेगा या कोई आपसे बातें करेगा तो आपको इस सारे बातों की जानकारी होना चाहिए कि बितान, कैनोपी क्या है। अब जैसे वन से हमको और चीज़ क्या मिलता है, वन से हमको मिलने वाला चीज़ होता है जैसे हवा मिला, लकड़ी मिला, जलावन मिला, छाया मिला, पत्तियाँ मिला, और उसके अतिरिक्त भी कुछ मिलता है। जैसे वन में फूल होंगे, फूल को रस चूस करके शहद, मधुमक्खी जो है अपना छत्ता लगाएंगे, उसमें हमको शहद मिलेगा। वन से हमको जो है ये मोहनी लाख मिलेगा, लाख है, मोहनी के अति से निकलता है। जैसे वन में से गोंद मिलेगा, वन से कत्था मिलेगा, वन से लकड़ी की मूर्ति, जैसे वन से लकड़ी निकाला, उसको जो है खोद करके मतलब एक मूर्ति बनाया, इस तरह से मिलेगा। जैसे इसमें आपको ही ढूंढना है कि जैसे गोंद, एक बबूल है, बबूल से गोंद मिलता है, लकड़ी के लिए शीशम का प्रयोग किया जाता है, औषधि में नीम आता है, तेल के लिए चंदन आता है। इस तरह से इस कॉलम को भरना भी है। इस तरह से आपको फिर इसको पढ़ना है, पूरे का पूरे जो है आपको जंगल का यात्रा होगा, जंगल से हमको क्या मिलने वाला है आप इसको समझिए। और साथ में इतना समझने के साथ साथ आपको खुद अपना दिमाग लगाना है कि हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका सर इसके लिए लेक्चर आपके क्लास में भी दिए होंगे, या नहीं दिए होंगे तो आप सर से पूछ लें। जैसे यहाँ पर कहता है एक शिखर, जैसे एक पेड़ है, इसका ऊपरी भाग को हम शिखर कहते हैं,
और ये मध्य वाले भाग को हम, जैसे ये वाला है, उसको अघोतल कहा जाता है। तो कुछ पौधे बहुत बड़े होते हैं, कुछ पौधे छोटे छोटे हो जाते हैं, कुछ पौधे घास फूस होते हैं। तो वन में वितान और उनके बीच के तल, अब वितान शब्द को भी जानना है, वन जानना है, वन और वितान, उनके नीचे का तल को भी जानना है। ये शब्द सारे के सारे हमारे साइंस के शब्द हैं। हम अपने आसान भाषा में उसको दूसरे तीसरे नामों से जानते हैं। इस तरह से आप उसको पढ़ेंगे, फिर इस तरह से आएंगे, फिर इस तरह से आपको आएंगे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन था खाद्य श्रृंखला। देखिए खाद्य श्रृंखला का तात्पर्य ये होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये खाद्य श्रृंखला का पूरा चित्रण है। ये प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ यहाँ पर खाद्य श्रृंखला भी है। तो अब खाद्य श्रृंखला को आपको समझने के लिए यहाँ पर इस बातों को ध्यान दीजिए। जैसे ये घास है, घास को कौन खाता है? कीट खाते हैं, बहुत ही सारा कीट है। उस कीट को कौन खाता है? मेढक खाता है या छिपकली खाता है? उस मेढक या छिपकली को कौन खाता है? तो सांप खा लेता है। और उस सांप को कौन खा लेता है? तो उबाक या गरुड़। तो इस तरह से फिर वो जो उबाक या गरुड़ मर जाएंगे तो फिर क्या बन जाएंगे? सर गल करके मिट्टी बन जाएंगे, और मिट्टी से जो है, मिट्टी में से फिर से घास निकलेगा। तो इस तरह से हमारे आहार श्रृंखला पूरा होता है, या खाद्य श्रृंखला पूरा होता है। तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कहता है कि देखिए यहाँ पर कहता है, कुछ यहाँ संपर्क बताते हैं। जैसे भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं हर एक जीव, मतलब हम लोग हर एक जीव जो है सो भोजन पर, मतलब पादप पे ही निर्भर है। पादप का तात्पर्य हुआ जो घास होते हैं, फूस होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वो होते पादप। और वो हमारा ऊर्जा का प्रथम सूत्र है। हम लोग द्वितीय सोर्स में आते हैं, हम लोग उसको खा करके अपना ऊर्जा बनाते हैं। जैसे मान लीजिए घास खा करके कीड़ा जिंदा रहता है, और कीड़ा को खा करके मेढक जिंदा रहता है, और मेढक को खा करके सांप जिंदा रहता है, सांप को खा करके गरुड़ जिंदा रहता है। तो इस तरह से एक खाद्य श्रृंखला पूरा होता है। वही कहता है भोजन के रूप में ले लिया जाता है, और इस प्रकार से क्रम चलता है। उदाहरण के लिए घास को कीट द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मेढक खा लेते हैं, मेढक को सर्प खा लेते हैं, और उन्हें सर्प खा लेते हैं, और सर्प को उबाक खा लेते हैं। इस तरह से खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। इस तरह से आप उसको बारीकी से पढ़िएगा, तब आपको इसका आंसर मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर हम अपने पर्यावरण को कैसे बैलेंस करके रखते हैं, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं। जैसे आप अगर इन सारे पेड़ को मिटा दिया जाए, या सारे मानव या सारे सजीवे मिट जाए, तो सारे सजीव मिट जाएगा, तो सारे के सारे सजीव, मतलब जीव जिसको हम कहते हैं, वो सारे के सारे मिट जाए, तो हमारा वन क्षेत्र भी मिट जाएगा, मतलब दूसरे ग्रह की तरह हो जाएगी। जैसे अभी मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है, बहुत ही सारे ग्रह है जहाँ पर जीवन अभी नहीं है, तो वैसे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे ऐसे? क्योंकि पेड़ पौधा को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का आवश्यकता होता है, और हर एक सजीव को चाहिए सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन। तो इस तरह से इस दोनों को जो है बैलेंस बना करके रखना, एक संतुलन। वही कहता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। हम उसको कैसे बना सकते हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो पादप लेगा, पादप जो ऑक्सीजन छोड़ेगा तो फिर जंतु लेगा। जंतु में हम लोग भी आते हैं, मानव से लेकर के जितने भी प्राण है जिसमें, वो सारे के सारे एक जंतु है। तो आप इस तरह से इसको देखिए, समझिएगा। इसमें आपको बीच बीच में क्वेश्चन आएगा बूझो और जानो का, और इस तरह से आप, जैसे यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, सूखी पत्ती हरी पत्ती, ये दीवार में निकला है, क्यों निकला, कैसे होगा, इस पर सोचना है। वन में हिरन है, ये बंदर है, इस तरह से है। फिर से बूझो जानो की कहानी आता है। इस तरह से आता है हमारा चैप्टर। इसके बाद इस तरह से वाष्प उत्सर्जन होता है। आप सारे चित्र को आसानी से समझ करके इस पर आपको काम करना है। जैसे भौम जल कैसे बनता है, मूल तंत्र क्या होते हैं, ये सारे के सारे आप एक बहुत इम्पोर्टेंट, और एक बार आप उसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो जीवन में कभी भी नहीं भूलिएगा। इस तरह से आपको इसमें से क्वेश्चन ढूंढना है। साथ में आपको प्रश्नावली में भी एक्सरसाइज है, उसको भी ढूंढना है। अब उसको अच्छा से देख सकते हैं। हमारा इकोसिस्टम बिगड़ता है तो कैसे होता है, घर टूट जाता है, आंधी तूफान आता है, घर गिर जाता है। मतलब इसमें वन के बारे में संपूर्ण जानकारी है।
इस तरह से आपको एक खत्म हो जाता है। और इसमें कुछ प्रमुख शब्द जैसे कहता है वृक्ष वितान, वृक्ष शिखर, अपघटक, ह्यूमस, पुनर्जनन, बीज प्रकीर्णन, मृत अपर्दन, अघोतल, वन अपरोपण। तो इस तरह से आएंगे। इसके बाद आपको आएंगे कुछ समरी आएंगे जो इसको आपको शॉर्टली पढ़ सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्नावली। तो आप ये क्वेश्चन के साथ साथ इस क्वेश्चन को भी आप करिएगा। जो अभी हम आपको 20 क्वेश्चन दिखाए, इसके साथ साथ आप 7 क्वेश्चन ये भी है। तो आप यहाँ पर 27 क्वेश्चन आपको बनाना है, जिसमें से कुछ सब्जेक्टिव है, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स है। ठीक है। फिर इस तरह से कुछ ऑब्जेक्टिव है, इसको भी आप समझेंगे, बनाएंगे। और एक तरह से इसको कहते हैं चित्र बनाने के लिए और उनको समझाने के लिए। चलिए, आपका काम है, आप अभी आपको एक क्वेश्चन बताए थे, उस क्वेश्चन को अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखेंगे तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर हम बता देते हैं। हमारे पेड़ पौधा से हमको तो ऑक्सीजन मिलता ही है, और साथ में समुद्र का बहुत सारा हिस्सा है। जैसे समुद्र के नीचे में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, समुद्र के पानी में, समुद्रीय जल में, समुद्र में जल में। और उसमें बहुत सारे ऐसे पौधे पाए जाते हैं, समुद्रीय पौधा, जो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा भाग हमको वहाँ से मिलता है। तो इसीलिए आपका आंसर जो हम बीच में पूछे थे उसका आंसर ये है। आप यहाँ तक देखे होंगे तो आपको एक इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन मिला होगा, और हम आशा करते हैं कि आप सब उसको अच्छा से पढ़िएगा और जानिएगा।